बेटा कल हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था, बल्कि हमने लेट कर लिया था दो चार्जेस को। ये लेट से एक चार्ज है हमारे पास, इसकी मैग्नीट्यूड है Q1। ये लेट से दूसरा चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड है Q2 और इनके दरमियान डिस्टेंस है R और मीडियम है फ्री स्पेस। और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो बेटा भाई आवाज चेक करके आगे बता दें, बाकी आप। अच्छा, तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ लगने वाली जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली टू R स्क्वायर रिलेशन। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को खत्म किया और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाए, तो कांस्टेंट के आ गया यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे, डिवाइडेड बाय हमारे पास R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने चार स्टेप्स, चार डिफरेंट रीजन बताई थी। एक प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो कांस्टेंट क्यों लाते हैं। जिन बच्चों की कल क्लास डिस्टर्ब हुई है वो बच्चे मेरा लेक्चर मौजूद है LMS पे, वो देख लें। फिर भी अगर कोई मसला है तो अपने कोलीग से पूछ लें, फिर भी मसला है तो मुझसे डायरेक्ट भी आप पूछें। बेटा जरूरी नहीं है फौरी मेरा रिस्पांस आ जाएगा, घंटे डेढ़ घंटे में मैं रिप्लाई कर देता होता हूँ, तो लिहाजा पूछ लिया करें इस तरह की चीजें। क्योंकि अब ऑनलाइन ही चलना है तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह रिप्लाई किया करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा बच्चों, आपने कहा था ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, SI यूनिट्स पे, सॉरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पे। तो लिहाजा बेटा अगर मीडियम फ्री स्पेस हो तो आपके पास K की वैल्यू आती है 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी, परमिटिविटी बेटा किसी भी मीडियम की होती है। कल असाइनमेंट दी थी मैंने कि परमिटिविटी को डिफाइन करें, तो बच्चों मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे जवाब आए कुछ बच्चों की तरफ से। चंद एक उनमें से मैंने ग्रुप्स में शेयर भी किए। अब सारे शेयर करना मुश्किल था, हर बच्चे ने जिसने भी जवाब दिया वो इस काबिल था कि उसको शेयर किया जाए। चंद एक जो मेरे सामने आए वो मैंने शेयर कर दी। बहुत खूबसूरत आप लोगों जिनने काम किया। आप लोगों ने तो परमिटिविटी को कैपेसिटेंस तक लेके गए, डाइलेक्ट्रिक तक लेके गए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस की बातें समझाना मेरे लिए अभी मुश्किल होगी। आगे पूरे टॉपिक से मैं शॉर्टली यहाँ पर परमिटिविटी को आपके सामने रख देता हूँ। बेटा ये दो चार्जेस वजह सुने आप, ये दो चार्जेस, ये चार्ज भी अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये चार्ज भी अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ही आगे पढ़ना है, इसलिए शॉर्टली सुन के इस बात को मान लो चूंकि आगे पढ़ना है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड होती है, इसलिए मैंने ये एरो लगाए हैं आपके सामने। पता नहीं एरो नजर आ रहे या नहीं आ रहे। अच्छा जी, अच्छा नसीम साहब यहाँ चेक करना कोई भी ऑड नाम से कोई बच्चा हो
जब कोई ऑड मैसेज है 4 उसको रिमूव करवाना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बेटा ये दोनों इलेक्ट्रिक एक सेम रीजन में, जिसकी वजह से इन दोनों चार्जेस पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रीजन में है, लिहाजा ये एक दूसरे पे क्या लगी, फोर्स लगाएंगे। अब बेटा मीडियम का क्या रोल है, लेट्स से मैं मीडियम ले आता हूं, यहां मैं लाइन लगाऊंगा तो मसला हो जाएगा। मैं दरम्यान में मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाता हूं फ्री स्पेस से हट के। बेटा कोई भी मीडियम हो, हर मीडियम की अपनी एक सलाहियत होती है इलेक्ट्रिक लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की। यानी जो फील्ड ज्यादा परमिट करती है वो रेजिस्ट कम करती है, परमिट का अपोजिट रेजिस्ट है। हर मीडियम रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक लाइंस। किस जी कौन सा खान, ये गधे का बच्चा कोई ब्लैक। अच्छा जी, परेशान नहीं होना, जब भी कोई आर्ट चीज देखता हूँ तो मुझे मेरा टेम्पो खासा हो जाता है। तो आप लोग माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपको इस लहजे में मुझे सुन के आपको परेशानी होती होगी, लेकिन यह है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हम आपकी खातिर अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, अब इस मीडियम के लेट से ये लकड़ी लगा रख दी हमने, अब डेफिनेटली लकड़ी इन लाइंस को फील्ड को रिड्यूस करे। सो रिड्यूस करने की, जिसकी वजह से फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक की जो सलाहियत है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप परमिटिविटी। तो जस्ट परमिटिविटी, तो यहां परमिटिविटी किसकी, एब्सोल्यूट नॉट परमिटिविटी है, लेकिन किसकी, स्पेसिफिक फ्री स्पेस की। बाकी कोई मीडियम आएगा तो उसके लिए परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम लिखेंगे हम। तो परमिटिविटी वर्ड क्या है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, to reduce electric field in a region, ability of a medium to resist electric lines, to reduce electric field in a region, to reduce electric force between two charges, is known as permittivity of that medium. Is known as, question आया बच्चे, is known as permittivity of, बेटा मैंने कहा ability of a medium to reduce electric lines, to resist electric lines in a medium, electric lines, ability of a medium to resist electric lines, to reduce electric field in a region, to reduce electric force between two charges, is known as, message check करें सर, is known as permittivity of that medium. हैं? हाँ। अच्छा बच्चे अब सुने जरा बात और से। नेक्स्ट ये है कि ये क्या समझने वाली बात नहीं, लेकिन सुन ले कि कैपेसिटेंस की शक्ल में परमिटिविटी मीडियम की वो सलाहियत है जिसकी वजह से वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देती है। लेकिन ये वाली बात अभी आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा मैं, ये चैप्टर के एंड पे आएगी। कारण इसलिए थी कि तब जब वहां करें तो आप लोग परेशान हो जाएं कि जनाब स्टार्ट चैप्टर में ये बातें की, एंड चैप्टर में कैपेसिटेंस की बातें करने लग गए हो, तो लिहाजा वहां पर ये बातें करनी हो। अच्छा बच्चों, तो अगर कोई मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो, उसमें कितनी रिड्यूस करने की सलाहियत, बहुत रेलिवेंट कर दिया करें, बाकी डिस्टर्ब होता है लेक्चर। अच्छा, तो अगर आपके पास क्या हो, कौन सा मीडियम हो, फ्री स्पेस हो, तो बेटा वहां पे यानी वैक्यूम हो, तो वहां पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, उस मीडियम की सलाहियत कितनी है, 8.85
इंटू 10⁻⁻12 और साथ यहाँ यूनिट क्या बनेंगे इसके इधर ले आए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। इधर थोड़ा सा इस तरफ करके लिखूं ताकि आपको नजर आ जाए बच्चों, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहां से यूनिट आ जाए, यूनिट थोड़ी सी बाद में समझा भी दूंगा। यहां से ये आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी जनाब, स्लाइड पे चला गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अब बेटा एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें किसमें, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू यहां पुट कर दें 7/4 पाई, तो बेटा पुट करने के बाद के की वैल्यू निकलती है 9, बल्कि पुट करूंगा लंबी लग जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा ये वाली वैल्यू यहां पुट करें में तो कूलम लॉ की क्या सूरत बनती है, एफ ई इज इक्वल टू के की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, और ज्यादातर हम इसी को लिखिए बोल्ड कर दी। बेटा अगर मीडियम फ्री स्पेस हो, कोई लकड़ी शकड़ी, कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेटर हमने न रखा हो, तब क्या सूरत हाल है, तब आपके पास कूलम लॉ में कांस्टेंट की वैल्यू इसके इक्वल, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की कितनी सलाहियत है, वैल्यू लिखी, पुट की यहाँ वैल्यू, तो ये आई वैल्यू, यूनिट साथ ये है। तो जब मैं के की जगह इस इक्वेशन में के की जगह में वैल्यू पुट करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया इसका रिजल्ट। सो क्वेश्चन ए, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड इक्वेशन बी, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों कूलम लॉ की इक्वेशंस हैं। कूलम लॉ को हम इन्हीं इक्वेशंस की शक्ल में याद रखते हैं। बेटा यहां तक हमने जो डिफरेंट चीज थी वो कांस्टेंट क्या है, वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। देखें यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह मीडियम, यानी मीडियम सेम रखेंगे। ये नहीं है कि फोर्स डायरेक्टली टू Q1 Q2 करें किसके लिए, लकड़ी के लिए, और डिस्टेंस इनवर्सली करें हम एयर के लिए। मीडियम सेम रखा, फिर हमने ये रिलेशन देखा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने किसको लिया हुआ है, सेम किसको लिया हुआ है, मीडियम को। तो बेटा यहां तक खैर, यहां तक क्या क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपका, बहरहाल फिर भी पूछ लीजिए अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। आपने लीव किया हुआ, ज्वाइन किया हुआ, लीव कर दिया आपने, क्यों क्यों? वो असल पार्ट, इस फिग को भी मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है चल जाएगा हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। अब बेटा हमने दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड देख ली। अब दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है हमने देख ली। अब हम देखना चाहते हैं उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखना चाहते हैं, और वो पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस आर को बड़ा लिख देता हूं कि आपके लिए ये कोई मसला ना होता हो, ये आर बड़ा कर दिया। अच्छा बच्चों, अब और से देखना,
टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो बेटा क्वेश्चन बनता है शो दैट कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर हमने भी यहाँ वेक्टर फॉर्म भी है इसका। एक और क्वेश्चन भी आखिर में बताऊंगा आपको, यहाँ से जो बनता है बड़े मजे मजे क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से। अच्छा जी, देखते हैं जरा। हम देखने जा रहे हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने निकाली हुई है। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी निकाली हुई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब फोर्स चूंकि सवाल देखना, क्वेश्चन देखिए सर। फोर्स चूंकि है बेटा, क्वेश्चन आखिर में फिर पढ़ा दूंगा। शो करें कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा बच्चों दोबारा देखें, मैंने कहा कि कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जिनकी मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 थी, उन चार्जेस के दरमियान जिसके दरमियान डिस्टेंस r था, फ्री स्पेस थी मीडियम के तौर पे, तो कितनी आई वो हमने देख ली मैग्नीट्यूड। आखिर बेटा इसके बाद हमारे पास अगली बात डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो निकाल ली हमने, डायरेक्शन निकालना चाहते बेटा। डायरेक्शन के लिए तवज्जो से सुनेंगे वरना मसला होगा। मैं फिग को कहां बनाऊं, थोड़ा फिग को मैं उठाऊंगा यहां से बड़ा करने की खातर, तो यहां बनाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये दरमियान में डिस्टेंस, ये Q1 ये Q2, ये लगी Fe फोर्स, दोनों ये मैग्नीट्यूड। बेटा Q1 ने किस पे लगाई फोर्स? Q2 पे। Q2 ने किस पे लगाई? Q1 पे। अगर केस ये वाला है, तवज्जो देंगे बच्चों, यहां मिस हो गया मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जरा तवज्जो देंगे जल्दी से और से देखें। अगर इस केस में देखा जाए क्योंकि चार्ज सिमिलर नहीं है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपोजिट चार्जेस हैं, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो Q1 अगर Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, देखो इधर Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो किधर लगाएगा फोर्स? अपनी तरफ। किधर खींचेगा? इधर। और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा तो किधर लगाएगा फोर्स? इधर। किधर खींचेगा Q2 को? Q1 को इधर। तो लिहाजा दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाए तो इसका मतलब है फोर्स के नाम भी हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे ड्यू टू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आखिर में पड़ेगा। बेटा व्हाइट बोर्ड पर गौर से देखिए, सुनना गौर से। लेट एफ let F12 is the force exerted, लिखने नहीं, सुने इधर। let F12 is the force exerted by Q1 on Q2 toward Q1 लगी। मैंने F12 नाम दिया, जो फोर्स किसने लगाई? Q1 ने Q2 पे। लेट F12 is the force exerted by
Q1 ऑन Q2, Q1 ने लगाई किस पे, Q2 पे। किधर लगाई, अट्रैक्टिव फोर्स थी टुवर्ड Q1। और अगर रिपल्सिव होती क्या होता, रिपल्सिव होती तो इधर लगती, रिपल्सिव होती तो इधर लगती। बस इतना एरो का फर्क है, बाकी रिपल्सिव के लिए भी यही लिख सकते हैं 1 to 2। अब डायरेक्शन ये वाली शो करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर शो यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, वो वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। जो वेक्टर डायरेक्शन शो करता है वो वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। लिहाजा हम यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं यहां पे R12। नजर आ रहा है, पता नहीं आ रहा है लेना तो यार, आज पढ़ाना तो। अच्छा जी, आप तो पढ़ना भी साथ। अब बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर कौन सा हुआ, R12। बेटा F12 is the force exerted by Q1 on Q2 in the direction of R1 to 2। ठीक हो गया, रख लेंगे R1 to 2। Let F1 to 2 is the force exerted by Q1 on Q2 in the direction of R1 to 2। R1 to 2, R1 to 2 is the unit vector, shows the direction of F1 to 2, where F1 to 2 is the force exerted by Q1 on Q2। Then F1 to 2 जो है ये हो जाएगी बच्चों 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R1 to 2। क्या चेंज लाई मैंने यहां पे, मैंने चेंज लाई, इधर वेक्टर फॉर्म लिखी और इधर यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, जब इधर वेक्टर फॉर्म लिखी इधर साथ डायरेक्शन बतानी पड़ी। और 1 to 2 शो कर रहा है, फोर्स लगाई 1 ने किस पे, 2 पे। इसी तरह बेटा इसी तरह 2 ने भी 1 पे लगाई होगी। अब अगर क्या दिया है 1 to 2, 1 ने 2 पे लगाई, तो 2 ने जो 1 पे लगाई उसके लिए कहना पड़ेगा 2 to 1। हाँ, अगर कहा होता 2 to 1, 1 ने लगाई है, तो फिर 2 के लिए 2 ने जो लगाई है उसके लिए क्या लिख रहे 1 to 2। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 1 to 2, 2 to 1 में कंफ्यूज नहीं होना। आपकी अपनी मर्जी किसको किस तरह नाम देते हैं, लेकिन एक के लिए जो नाम रख लिया उस दूसरे के लिए उसका अपोजिट रखना पड़ेगा। सुनो इधर, देखो इधर, लेट F2 to 1, F2 to 1 is the force Q2 on Q1 of vector R1। F2 to 1 थोड़ा सा ये लिखा हो समझ नहीं आ रहा होगा, इसको जरा थोड़ा सेट करूं मैं। F2 to 1 वो फोर्स है, F2 to 1 वो फोर्स है जो किसने लगाई, इधर लगा दूं एरो, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। F2 to 1 कौन सी फोर्स है, बल्कि दूर लग रही है, इधर लगा। F2 to 1 कौन सी फोर्स है, वो फोर्स जो किसने लगाई, चार्ज Q2 ने लगाई। किस पे लगाई, चार्ज Q1 पे लगाई, इन द डायरेक्शन ऑफ R221, R221। तो बच्चों मेरे पास जगह कम है, मैं चाह रहा हूं कि आप लिखें जल्दी से। लेट F221, क्या मसला है, उसका अपना नेट खराब है। लेट F221 इज द फोर्स, हाँ ठीक है, ज्यादा अच्छा कर दिया। लेट F221 इज द फोर्स
exerted by Q2 on Q1 in the direction R221. Let F221 is the force exerted by Q2 on Q1 in the direction of R221. Then हो जाएगा F221 कौन सी फोर्स है पुत्र? वो फोर्स जो किसने लगाई? Q2 ने। किस पे लगाई? Q1 पे। बाकी मैग्नीट्यूड तो वही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको इक्वेशन नाम देना पड़ेगा, नाम इसका 2 रख लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह देता हूं मैं। इक्वेशन 2 में फोर्स है जो 1 ने लगाई 2 पे, इक्वेशन 3 में फोर्स है जो 2 ने लगाई 1 पे। बेटा ये इस तरह से ये आ गई। अच्छा, अब बेटा R12 इज द यूनिट वेक्टर। थोड़ा बोल्ड कर दे इस फिग को, इधर से बोल्ड करें, जूम करें, ये जूम करके ये दिखाएं जरा बस। अब मोबाइल रोटेट करवाएं वहां पे, बस इधर देखो, वो आपने नहीं देखा। R122 is the unit vector, shows the force exerted by 1 into direction of force exerted by 1 on 2, और R221 is the unit vector, shows the direction of force F221। बेटा यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। पता चला R122 की भी मैग्नीट्यूड वही है 1, R221 की मैग्नीट्यूड भी वही है 1। फर्क किसका है? डायरेक्शन का। यानी R122 इधर लग रहा है, अगर R221 इधर लग रहा है, यानी आप लिख सकते हैं R221 लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ R122। जूम खत्म करते हैं। बस आप लिख क्यों? मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिर्फ क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। सो यहां जहां R221 लिखा हुआ है यहां लिख दे माइनस R122। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इधर भी जगह है, बस इधर लिख देता हूं या उधर लिख देता हूं, बस बस। तो F221 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into minus R122। मैंने क्या किया बेटा? R221 की जगह मैंने R122 लिखा, कुछ नहीं किया, माइनस 10 नजर आ रहा सही? अच्छा जी, माइनस साइन को बाहर ले लें तो F221 हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू R122। मैंने क्या किया बेटा? मैंने यहां पे ये किया, थोड़ा सा उधर कर दें आराम से, ठीक है। अब हल्का सा यहां जूम कर दें, उधर मोड़ दें, बस बस, ओके।
F221 इज इक्वल टू दिस माइनस बाहर लाया। जरा इस पे गौर करें, ये क्या है? फर्क सिर्फ मैंने किया 2 to 1 की जगह -1 to इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, -1 to 2 लिख दिया, माइनस बाहर लाई। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R12, ये है इक्वेशन 2 में देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R12, और यहाँ भी R12 है। इस सारी टर्म की जगह लिख सकते हैं F12, यानी F122 जिसके इक्वल है, माइनस के बाद वही टर्म है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 के कंपेयरिंग 4 and 2 वी हैव, जब इसको कंपेयर कर दें तो F221 इज इक्वल टू माइनस टाइम। ये क्या है?